जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है, कुछ खास। तो आज हो गया फ्रेंड 7 जुलाई। जी हाँ, आज कौन सी डेट है? आज है 7 जुलाई। और 7 जुलाई के बारे में देख लेते हैं आज के दिन को किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दिन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज को ध्यान दीजिएगा, 7 जुलाई को हर साल विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व चॉकलेट दिवस क्यों मनाया जाता है? नाम से ही पता है, चॉकलेट सभी को पसंद है। तो जी हाँ, चॉकलेट दिवस भी मनाया जाता है। वो कब? आज के दिन यानी कि 7 जुलाई को। और क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, 1550 यानी कि 1550 में, इसी दिन ध्यान दीजिएगा, 1550 यानी कि 1550 में 7 जुलाई के ही दिन चॉकलेट को पहली बार यूरोप में पेश किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं पहली बार यूरोप में लाया गया था। तो इसीलिए जो है 7 जुलाई को हर साल विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आपने देख लिया आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे दिवस है, जैसे कि सच बोलो दिवस, महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन, विश्व क्षमा दिवस, कई सारे दिवस आपको पता ही है। हर एक दिन बहुत सारे दिवस होते हैं, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट दिवस है वो आज ही है, जो हमने देखा विश्व चॉकलेट दिवस वही है। तो ये तो हमने देख लिया कि आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाँ, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना। चॉकलेट सभी को अच्छी लगती है, बट आपको पता है चॉकलेट जितनी खाने में टेस्टी होती है वो उतनी ज़्यादा नुकसानदायक भी होती है। तो इसीलिए आज खा सकते हैं आप, क्योंकि आज दिवस ही चॉकलेट का है। तो मैं ये बस ऐसे ही फन कर रही हूँ। चॉकलेट तो सभी को, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पसंद है। जिसको नहीं पसंद है वो कमेंट बॉक्स में बताइए किसको चॉकलेट खाना अच्छा नहीं लगता है। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, देखते हैं। थोड़ा फन तो हमने कर लिया, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं फ्रेंड्स? आज की क्लास में हम करेंगे जन पोषण एवं स्वास्थ्य, अर्थात पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो अभी तक हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था। पोषण कितनी बार हमने पढ़ लिया है कि पोषण क्या होता है, या मतलब पोषण क्यों ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने पोषण पर डिस्कशन कर ली। बट आज की क्लास में हम पब्लिक न्यूट्रिशन यानी कि पब्लिक पोषण के बारे में, यानी कि जन पोषण के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद उनके स्वास्थ्य पे भी हम चर्चा करेंगे। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, जो किससे रिलेटेड था? जो रिलेटेड था हमारे चैप्टर 2 नैदानिक पोषण एवं आहार की, जो हम पढ़ रहे थे। तो उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हमने प्रीवियस क्लास में की थी, जो कल एस्टरडे इवनिंग को ही हुई थी, शाम को 7 बजे जैसे हमारी क्लास हुई थी, होती है हर बार। तो आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसको मिस नहीं कर सकते। नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से इजीली वो मिल जाएगी। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। अब चलते हैं, देखते हैं पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। और इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। जन स्वास्थ्य का पोषण देखेंगे, स्वास्थ्य देखभाल, कार्यक्षेत्र और जीविका के अवसर देखेंगे। तो ये सारे ही पॉइंट्स हम जो है इस चैप्टर के माध्यम से कवर करेंगे। कौन से? जन पोषण एवं स्वास्थ्य, अर्थात पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। देखते हैं, जन पोषण एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। जन पोषण एवं स्वास्थ्य किसको प्रस्तुत करता है? तो जन स्वास्थ्य की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन स्वास्थ्य सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास है। ध्यान दीजिएगा, जन स्वास्थ्य क्या है? तो जो हमारा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो वो कहता है कि जन स्वास्थ्य सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रयास है। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण एवं अति दोनों की रोकथाम करना एवं लोगों के पोषण स्तर को अनुकूल बनाए रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जन स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य है कि पोषण का लक्ष्य, जिसमें कि अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों ही तरह के जो पोषण होते हैं उनकी रोकथाम करना एवं लोगों के पोषण स्तर को अनुकूल बनाए रखना है। तो आई होप आपको जन स्वास्थ्य पता चल गया होगा कि आखिर जन स्वास्थ्य है क्या, अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये आपको इसकी डेफिनेशन जन स्वास्थ्य की। अब जन स्वास्थ्य का पोषण देख लेते हैं। तो जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारों, नीतियों
और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के पोषक संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करता है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ व्यावसायिक जनसंख्या को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बृहद स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर सुनियोजित एवं बहुविषयक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अतः जन स्वास्थ्य पोषण का क्षेत्र बहुविषयक प्रकृति का है, जो जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के मूलभूत आधार पर टिका हुआ है। यह पोषण के अन्य क्षेत्रों जैसे नैदानिक पोषण अर्थात क्लिनिकल न्यूट्रिशन, प्रीवियस में हम यही पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में। तो पहला कौन सा क्षेत्र है? नैदानिक पोषण अर्थात क्लिनिकल न्यूट्रिशन एवं आहार की डायटेटिक्स से भिन्न है, क्योंकि इसके लिए समुदाय, जनता एवं विशेष रूप से अति संवेदनशील समूहों अर्थात वेलिनेरेबल ग्रुप्स की समस्याओं के समाधान हेतु व्यवसाय की आवश्यकता होती है। जन पोषक ज्ञान का एक विशिष्ट भाग है, जिसका विकास जैविक यानी कि बायोलॉजिकल, पोषणात्मक, व्यवहार संबंधी, सामाजिक और प्रबंधन विज्ञानों से हुआ है। इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है: समाज के संगठित प्रयासों, कार्यवाही द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करने और परिस्थितियों, रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण है। जन पोषण के क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति का कार्य एक अच्छे पोषण को बढ़ावा देना तथा पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना है। इसके लिए समस्या एवं उसकी व्यापकता को पहचान कर यह समझना चाहिए कि ये समस्याएं कैसे और क्यों होती हैं। तत्पश्चात इस समस्याओं के निदान के लिए कार्य योजना बनाकर उसे लागू करवाना चाहिए और इससे होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन भी करना चाहिए। तो आई होप आपको जन स्वास्थ्य भी समझ में आ गया होगा। जो जन स्वास्थ्य का पोषण हमने देखा, ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में कम से कम 50% बच्चों की कुपोषण अर्थात माल न्यूट्रिशन से मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, हमने कई बार कुपोषण पे चर्चा की है कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनमें से 50% बच्चों की कुपोषण अर्थात माल न्यूट्रिशन से मृत्यु हो जाती है। भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़ों खतरों के संकेत को दर्शाते हैं, जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला है, हमारे देश में जन्म लेने वाले लगभग 1/5 बच्चों का जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है। ये बच्चे निर्बल व कमजोर होते हैं तथा ये बच्चे अपनी अक्षमता के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जो उनकी विकासशील अवस्था में बाधा उत्पन्न करता है और उनकी प्रौढ़ावस्था अर्थात एडल्टहुड में भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नंबर 2, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में वृद्धि मंदन की अधिकता पाई जाती है, यानी कि उनकी वृद्धि बहुत कम होती है, जिससे बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इनमें से लगभग आधे बच्चे माध्यम एवं साधारण अल्प पोषण अर्थात अंडर न्यूट्रिशन से ग्रसित होते हैं। नंबर 3 है, अत्यधिक संख्या में बच्चे और प्रौढ़ विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म पोषक तत्व, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म पोषक अर्थात माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 की कमी से पीड़ित हैं। उपरोक्त सभी समस्याओं को यदि सही समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित करती हैं। ये जीवन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। इस संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि कुपोषण के कारण उत्पादकता में कमी आ जाती है या किसी सामान्य व्यक्ति की संपूर्ण आय का 10% से अधिक होता है। साथ ही राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का लगभग 2 से लेकर 3% होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि कुपोषण की समस्या का समाधान होने पर ही भारत की आर्थिक वृद्धि एवं विकास संभव है एवं भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। भारत में अल्प पोषण अर्थात अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ अति पोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन की भी समस्या बढ़ रही है। पिछले कई वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आहार पद्धति एवं जीवन शैली में बदलाव किया। वर्तमान में लोग अल्प श्रम करने लगे यानी कि काम बहुत कम करने लगे, यातायात के द्रुतगामी साधनों पर आश्रित हो गए तथा शारीरिक गतिविधियों को कम करने लगे। बड़े शहरों के बच्चे बाहर मैदान में बहुत कम खेलते हैं, आहार पद्धतियों में कम स्वास्थ्यवर्धन भोजन करने लगे, जिसका प्रमुख कारण संसाधित खाद्य पदार्थ, तले खाद्य पदार्थ, अल्पाहार, स्नैक
बर्गर, पिज्जा, बिस्किट, चॉकलेट, केक एवं पेस्ट्री, मृदु पेय पदार्थ, भारतीय मिठाइयाँ एवं समोसा इत्यादि हैं जिनमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। साबुत अनाजों, दालों, सब्जियों, फलों जैसे पोषक भोज्य पदार्थ का सेवन कम होता जा रहा है, जिसके कारण अनुचित भार में वृद्धि, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर एवं गठिया जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं इत्यादि रोग होते जा रहे हैं। तो ये देखिए क्या कितनी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ कुछ लोग अंडर न्यूट्रिशन अर्थात अल्पपोषण के शिकार हैं, कुछ लोग ओवर न्यूट्रिशन यानी कि उनके शरीर में जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं है वो आवश्यकता से अधिक है, इसलिए वो क्या है, अल्पपोषण है। तो निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि भारत में अल्पपोषण एवं अतिपोषण दोनों ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एड्स, क्षय रोग, यकृत शोथ अर्थात हेपेटाइटिस, मलेरिया इत्यादि रोग बढ़ रहे हैं, जबकि चेचक जैसे संक्रामक रोग पर नियंत्रण कर लिया गया है। इन सभी रोगों के कारण डॉक्टरों, आहार पोषण विशेषज्ञों और सरकार को उपचार, नियंत्रण एवं रोकथाम में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देख लीजिए परिणाम, देख लीजिए कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। तो व्यक्तिगत स्तर पर तात्कालिक कारण, पहला है कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु, दूसरा है रोग का संक्रमण। घरेलू पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण क्या है, तो पहला है भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, दूसरा है अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके, तीसरा अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता, चौथा पॉइंट है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, पांचवा पॉइंट है अपर्याप्त और अथवा उचित जानकारी तथा महिलाओं, वृद्धजनों एवं बालिकाओं के प्रति भेदभाव। नंबर 6 है शिक्षा का निम्न स्तर। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है परिणाम किसका, कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु का। तो घरेलू पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण आप ये देख सकते हैं। मूलभूत कारण क्या है, पहला वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, उदाहरण के लिए जनशक्ति, मानव संसाधन, वित्तीय और संगठनात्मक सेवाओं का अस्तित्व और उनको संचालित तथा नियंत्रित करने का तरीका। दूसरा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, इसमें महिलाओं की स्थिति, समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रमों के लिए निधि का आवंटन, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जैव विविधता। तीसरा है संभावित संसाधन एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी और लोग। ये क्या है, ये मूलभूत कारण है किसके, कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु के। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा टॉपिक है जन स्वास्थ्य पोषण की समस्या। किसी भी समाज में पोषण की समस्याएं केवल भोजन से ही संबंधित नहीं होती, बल्कि विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के कारण होती हैं, जिनकी जड़ें गरीबी से निहित होती है, यानी गरीबी से जुड़ी होती है। दूसरा पॉइंट है गरीबी के कारण अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। ग्रामीण परिवारों में शौचालयों की सुविधा बहुत कम होती है, जिनके कारण इन्हें अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है तथा इनके कार्य करने की शक्ति कमजोर हो जाती है। तीसरा पॉइंट कहता है इसी तरह जनसंख्या का बड़ा भाग सुरक्षित पेयजल न मिल पाने के कारण जल जनित रोग से ग्रसित हो जाता है, जिससे इनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, पोषण समस्याओं संबंधित कारक कौन कौन से हैं। पहला है आर्थिक कारण अर्थात वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा है कृषि नीति, उत्पाद, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सेवाएं, उनकी उपलब्धता एवं उन तक पहुंच, चौथा पॉइंट कहता है सरकारी नीतियाँ, पांचवा है राजनीतिक इच्छा शक्ति, छठा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये सब क्या है, पोषण समस्याओं से संबंधित कारक क्या है। नेक्स्ट हमारा भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। तो भारत में पोषण संबंधी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण। ध्यान दीजिएगा क्या है, पहला जो समस्या क्या है, प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण का। तो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण अर्थात प्रोटीन, एनर्जी और माल न्यूट्रिशन की समस्या आवश्यकता की अपेक्षा कम भोजन लेने से होती है, यानी कि किसको प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण की समस्या होती है, जो आवश्यकता से कम भोजन लेते हैं, अर्थात यह समस्या ऊर्जा एवं प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होती है। बच्चों को प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। इसके अतिरिक्त बड़ी उम्र के लोगों के साथ साथ क्षय रोग, एड्स जैसे रोगों से ग्रसित लोगों को भी प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण का खतरा बना रहता है। यह कुपोषण प्रत्येक समाज के साथ साथ विकसित व औद्योगिक देशों में भी पाया जाता है, लेकिन विकासशील देशों की तुलना में विकसित व औद्योगिक देशों में कम होता है। इसका निर्धारण
मापों अर्थात भार अथवा ऊंचाई द्वारा किया जाता है। इसकी कमी से अनेक कमियां होती हैं जो निम्न प्रकार है। पहला, अल्प भार। एक व्यक्ति अल्प भारी तब कहलाता है जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, अल्प भार क्या है? अगर किसी व्यक्ति की आयु से उसका वजन कम है तो वो क्या है? अल्प भारी कहलाता है। छोटा कद, बौनापन यह तब होता है जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम होती। क्षयकारी, जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो इसे क्षयकारी कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, दूसरा जो है क्या है, हम देख रहे हैं ना भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। पहला हमने देख लिया प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण किसको होता है। दूसरा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होने पर सूक्ष्म पोषक, खनिज और विटामिन की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। सूक्ष्म पोषकहीनता अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी के लिए छिपी भूख अर्थात हिडन हंगर जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। लौह तत्व विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, विटामिन B12, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी एवं राइबोफ्लेविन इत्यादि के कारण जन स्वास्थ्य संबंधित मुख्यहीनताएं होती है। इनमें से कुछ प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाली समस्याओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। ये देखिए, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से पीड़ित बच्चा किस तरीके से आपको दिख रहा है, ये देखिए ना, ये है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से पीड़ित बच्चा है, इस तरीके से आप देख पा रहे, समझ पा रहे होंगे। तीसरा है लौह तत्व, यानी जो लौह तत्व है उसकी कमी किसको होती है? तो आयरन की कमी, अरक्तता जिसको हम बोलते हैं अर्थात आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यह विश्व का सबसे अधिक सामान्य पोषक विकार है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? विश्व का सबसे अधिक सामान्य पोषण विकार है क्या? अनीमिया, जो विकसित एवं विकासशील दोनों देशों में विद्यमान है। लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफी कम होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण किसी भी शारीरिक परिश्रम से सांस फूलने लगती है, निरंतर थकावट होती है और व्यक्ति दुर्बलता महसूस करता है। यह पोषण विकार गर्भाधारण करने वाली कम आयु की महिलाएं, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं एवं विद्यालयी आयु वाले बच्चों इत्यादि में पाया जाता है। लौह तत्व की कमी के कारण सामान्य पीलापन, नेत्र श्लेष्मा, जीभ, नख परतों एवं कोमल तालु में पीलापन दिखाई देता है। यह बच्चों में संज्ञानात्मक क्रियाओं अर्थात कॉग्निटिव एक्टिविटीज को भी प्रभावित करता है। विटामिन ए की कमी, तो विटामिन ए डिफिशियंसी स्वास्थ्य उपकला अर्थात एपिथीलियम, सामान्य दृष्टि, वृद्धि व रोग प्रतिरोधक क्षमता में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी जैसे खतरनाक बीमारी होती है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी जैसे खतरनाक बीमारी होती है जो आंखों के लिए घातक होती है तथा रतौंधी के कारण आंखों की रोशनी भी चली जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात डिजीजेस रेसिस्टेंस की कमी हो जाती है तथा शारीरिक विकास में रुकावट पैदा होने लगती है। इस विटामिन की कमी के कारण छोटे बच्चों में अंधेपन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। कौन से विटामिन के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। तो ये देखिए, विटामिन ए की कमी और संक्रमण का दुष्चक्र आप देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी, तो इधर क्या? विटामिन ए की कमी की अधिक क्षति, ये आप देख रहे हैं ना, विटामिन ए की कमी की अधिक क्षति हो गई है यहाँ पे, और संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील, ये आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन हीनता विकार अर्थात आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो देखते हैं, आयोडीन की आवश्यकता सामान्यतः मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। आयोडीन हीनता विकार एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा मिट्टी में आयोडीन की कमी के कारण होता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं। सामान्यतः आयोडीनहीनता विकार ऐसी अशक्त अवस्था को प्रदर्शित करता है जो आयोडीन की आवश्यक मात्रा ग्रहण न करने के कारण भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है, साथ ही थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे थायराइड गलकंड अर्थात ग्वाइटर कहते हैं। यह आयोडीन की कमी का एक सामान्य लक्षण है, जबकि बच्चों में यह क्रेटिनिज्म के रूप में दिखाई देता है। आयोडीन की कमी का प्रतिकूल प्रभाव गर्भावस्था में भी पड़ता है, जो विश्व रूप से भ्रूण के मानसिक मंदन अर्थात
मेंटल रिटार्डेशन एवं जन्मजात विकृतियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह प्रभाव अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात आप इसको बोल सकते हैं इनरिवर्सिबल होते हैं। आयोडीनहीनता विकार विश्व की 13% जनसंख्या को प्रभावित करता है, साथ ही लगभग 30% जनसंख्या को इससे खतरा बना रहता है। तो ये हमने देख लिया क्या भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। आई होप जितने भी हमने ये पॉइंट्स आपको देखे आपको समझ में आए होंगे, सारे ही टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है हमारा पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए सरकार की क्या कार्य नीतियाँ हैं, यानी कि पोषण समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट इनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को अभी तक करते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी फ्रेंड, जो कि हम चाहते नहीं, जिससे क्लास आपको बोरिंग ना लगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, टॉपिक्स क्लियर हुए हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, कहीं कोई भी क्यूरी या कुछ भी है तो आप बता सकते हैं, आपका हर क्यूरी सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।